अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त मुल्क का मौजूदा सियासी मंजरनामा है, जिस पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बयानात और किसी हद तक हल्की फुल्की मुलाकातें या वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज़ दो बड़ी जमातों ने, बल्कि सभी जमातों ने, लेकिन दो बड़ी जमातों ने ख़ास तौर पर कर दी है। वीकेंड से पहले हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, जिसके बाद बहुत सारी कयास आराइयाँ शुरू हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को लेकर और जरदारी साहब को लेकर। फिर अचानक से उनका दुबई रवाना होना, फिर दुबई से मुख्तलिफ पैगामात यहाँ तक पहुँचना, फिर हतमी तौर पर एक तस्वीर का शेयर होना, और ये कहना कि कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है दोनों के दरमियान, जो कि बज़ाहिर बड़ी हद तक नज़र आ रहा था और वो एक फैमिली की तरह है और मुत्तहिद हैं। और फिर जरदारी साहब ने ये ऐलान भी कर दिया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्ते करेंगे और बिलावल साहब को अब वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कारकुनान के साथ, कभी ताजिर बिरादरी के साथ, कहीं पर मुख्तलिफ शहरों के दौरे, तो वो भी एक लिहाज से अपना एक नैरेटिव बिल्ट अप कर रहे हैं, जिसमें वो मुसलसल एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि वो बिल्कुल भुला देना चाहते हैं जो 1.5 साल की 16 माह की हुकूमत उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने जिसको लीड किया, और वो 2017 के पाकिस्तान की बात करते हैं। अपना नैरेटिव वो यही दे रहे हैं कि 2017 का पाकिस्तान, उस वक्त की खुशहाली, उस वक्त की रुपए की कदर, और वो दोबारा पाकिस्तान को वहीं पर लेकर जाएंगे अगर उन्हें इक़्तिदार मिला। तो इस वक्त एक सारी की सारी सूरत हाल है जो दो बड़ी जमातों के हवाले से चल रही है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात जो बड़ी हद तक जिसके हवाले से आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ आती है, उनके चेयरमैन के हवाले से कोई ना कोई नई बात सामने आ रही होती है, कभी किसी किताब की शक्ल में, कभी किसी इंटरव्यू की शक्ल में। लेकिन अब मंगल को उन्हें अदालत के रूबरू पेश करना है, तो वो जो एक अरसे से स्क्रीन से या तमाम तर चीज़ों से गायब सिर्फ जेल की दीवार, चार दीवारी में मौजूद थे, वो अब उससे शायद हमें बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के जो बाकी लोग हैं इस वक्त, जितने उनके पास बचे हैं, वो इलेक्शन कमीशन से, मुख्तलिफ इदारों से, तो सदर पाकिस्तान के ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं आइंदा इंतखाबात के लिए, जिसके फरवरी की तारीख है। अब सवाल ये है कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर, यकीनन वो अदालत ने कह दिया तो वो होने हैं, इलेक्शन स्केड्यूल हतमी तौर पर अनाउंस होना, और फिर कैंपेन से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आएगी या ये मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान होगा। मैं चाहूँगा इस वक्त के जो बयानात हैं और जो पूरा का पूरा एक मूड बन रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में ज़रा हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर राइटर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नसीम सिद्दीकी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी राइटर हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, एक तो मुसलसल ये बात हम करते आ रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन ये ताना देती आ रही है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का। मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं ये गिला शिकवा करती हमें नजर आती है। और ये कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, उनके लोग कहते हैं वो लाडले होते तो उनको रेड कार्पेट का इस्तकबाल मिलता। इस वक्त मूड बाज़ाहिर क्या लग रहा है, चीज़ें किसकी फेवर में आपको जाती हुई लग रही हैं? क्या वाकई नवाज शरीफ साहब PMLN की तरफ चीज़ें जाती हुई लग रही हैं? ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात है, वो तो अब खत्म हो चुकी आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद। बेसिकली इशू ये था कि बिलावल साहब जो कुछ कर रहे थे, उससे आसिफ अली जरदारी साहब ने ये खतरा महसूस किया कि ये जो हमने इतनी मेहनत से मिसाक जमहूरियत किया था, और जो जमहूरियत पसंद जमाते हैं, वो एक अपने इख्तलाफात को और अपने अपने नज़रियाती जो बैकग्राउंड है उसको बरकरार रखते हुए भी, और उस पर जो एक सियासी इख्तलाफ हो सकता है उसको भी बरकरार रखते हुए सियासत कर सकती हैं। और उन्होंने ये करके दिखाई, और छोटे-मोटे उसमें रुकावटें भी आई, जैसे पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दी गई, या जैसे मियाँ साहब कोर्ट में चले गए। इस तरह के छोटे-छोटे वाक़यात हुए ज़रूर, लेकिन मिसाक जमहूरियत बरकरार रहा। लेकिन अब जो लाइन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ले ली थी, उससे आसिफ अली ज़रदारी खतरा महसूस कर रहे थे, और ये समझ रहे थे कि इतनी मेहनत के साथ हमने जो काम किया है, ये ख़त्म हो जाएगा। लिहाज़ा उन्होंने अपने बेटे को शट अप कॉल दी और इस चीज़ को रोक दिया। मसला क्या है? मसला ये है नहीं, कि एक अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद है कि अपोज़िशन। नहीं, जी। नहीं, 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 नहीं,
अगर कायम कर रहे थे तो वो भी ज़रूरी थी जब एक बड़ी जमात बिल्कुल एब्सेंट है और वो शायद किसी यंग वोटर को, जो बहुत सारे लोगों का ख्याल है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या ये गलत था और जो ज़रदारी साहब ने किया वो दुरुस्त था? मैं तो ज़रदारी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने अभी तक अपना तज़किया नहीं पेश किया आपके सामने, और ज़रदारी सही। ने जो कुछ किया, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, उसके पीछे बिहाइंड द सीन जो बात है, जो रीज़न, वो मैं आपको बता रहा था। अब हर एक का हक है कि वो नौजवानों को अट्रैक्ट करे, मुस्लिम लीग करे, पीटीआई करे, आसिफ आसिफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी करें, सब करें, ज़रूर करें। लेकिन एक बुनियादी जो तय हो गया है जमहूरियत पसंद सियासी जमातों के दरमियान, एक तरीक़ाकार कि हमने बिलो द बेल्ट नहीं जाना। तो वो खतरा महसूस हो रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीटीआई के चेयरमैन की रविश पे न चल निकलें, तो उसको रोक दिया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगली बात ये है कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 24 के इलेक्शन के बाद अपनी ये पोजीशन तस्लीम कर चुकी है कि उसको अपोजिशन की लीड करना है। अपोजिशन को क्यों लीड करना है? इसलिए कि पीपल्स पार्टी भी और जमहूरियत पसंद दीगर जो जमातें हैं वो भी ये चाहती हैं कि पीटीआई जो गैर जिम्मेदार सियासी जमात है, जिसके बारे में आप कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते कि वो कल क्या करेगी, इसलिए नहीं कि सारी जमात ऐसी है, इसलिए कि उसके लीडर ऐसे हैं, उनके बारे में आप कोई एतमाद से बात नहीं कर सकते। लिहाजा ये सब सियासी जमातें चाहती हैं, बशमूल आसिफ जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें, ये चाहती हैं कि जब पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में आए तो उसकी लीडरशिप आसिफ अली जरदारी के पास होनी चाहिए, ना कि बिलावल के पास। अगर बिलावल के पास होगी तो चीज़ें जो हैं वो रहेंगी, सियाल रहेंगी, और उससे पता नहीं चलेगा कि किस वक्त किधर जा रहा है। ये जो दौर है 2024 से 28-29 तक का, अगर ये सुकून से गुजर जाए, ठीक तरीके से गुजर जाए, तो उसके बाद कोई हरज नहीं है कि अगर आइंदा इलेक्शन जो हैं उसके बाद, यानी 28 से 29 में जो इलेक्शन होने हैं, उसके बाद अगर मामलात नई नस्ल के सुपुर्द हो जाएं तो कोई हरज नहीं होगा, क्योंकि एक पैटर्न सेट हो चुका होगा, चीजें तय हो चुकी होंगी। पूरा सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं साथ। वेलकम बैक। नसीम सिद्दीकी साहब, फिर तो बिलावल साहब, जो जिस पे आसिफ अली ज़रदारी साहब बज़ाहिर गुस्सा भी नज़र आए जब वो ये बात कर रहे थे कि अब छोड़ें, आराम करें आप बुज़ुर्ग लोग, हमें ज़रा नौजवानों को सियासत करने दें। तो इतनी होम्योपैथिक सियासत के भी तो पाकिस्तानी कायल नहीं हैं, और उसकी वाज़ह मिसाल हमने देखी कि 2011 के बाद से ऑनवर्ड्स एक जिसने स्टेटस को चैलेंज किया था, ज़रा मुख्तलिफ स्लोगन्स उठाए थे, ज़रा जज़्बाती तकारीर की थी, अवाम में उसको पज़िराई मिली। शायद बिलावल भी यही सोचते हैं, तो यंग लीडर हैं, कि भई कब तक ऐसी सियासत? तो क्या अब ये दुबई में मामलात आप समझते हैं तय हो गए और फाइनली लीड जो है वो जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने कहा, वो ज़रदारी साहब के ही हाथ में आ गई और बिलावल साहब खामोश हो जाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम डॉक्टर साहब को और अनवर साहब को। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें, 2-3 पहलू हैं, मैं उस पे रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब हम भी थोड़ा-सा ओल्ड एज की तरफ जा रहे थे ना, तो नए-नए लोग, बच्चों ने हमें अंकल कहना शुरू किया, तो थोड़ा-सा बुरा लगता था उस वक़्त, लेकिन फिर रियलाइज़ किया कि यार अब अंकल हो गए हैं। इसी तरह जिस तरह बिलावल साहब ने बाबू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, और सबको ही लपेट में ले लिया, तो उसमें ज़रदारी साहब भी आ गए। तो नौजवानों को अट्रैक्ट करने की बात की बिलावल साहब ने, वो ठीक थी, लेकिन अगर कुछ लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर होता, तो शायद इतना रिएक्शन ज़रदारी साहब की तरफ से नहीं आता। अच्छा, ज़रदारी साहब की तरफ से जो रिएक्शन है वो एक नॉर्मल था, लेकिन उसने जितना बिलावल साहब को डैमेज किया है, शायद उनको भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि फिल बदी मेरे ख्याल से वो ये बात कह गए कि वो नातजुर्बेकार है। क्योंकि पूरी पीपल्स पार्टी ने कैंपेन चलाई, जब वज़ीर ख़ारजा बने बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और बाद उन्होंने ममालिक उन्होंने दौरे करने शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के उन्होंने बड़े जो है अपना ताल्लुकात बेहतर कर दिए, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और वो उनके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बन गए। जबकि ज़रदारी साहब ने जो उनके बारे में बात की, तो उससे उनका बड़ा डैमेज हुआ। लेकिन अच्छा, और दुबई वाली बात पहले से तय थी, सरम भुट्टो वहाँ पर आ रही थी, फैमिली गैदरिंग थी, पहले से फ्लाइट्स बुक थी, बिलावल भी वहाँ पर गए, फिर ज़रदारी साहब भी गए, और दोनों वापस भी आ जाएँगे। तो बाप बेटे के अंदर, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी ग्रज नहीं है, मिलजुल के पीपल्स पार्टी को आगे लेके चलेंगे। पीपल्स पार्टी बची कितनी है, सिमट के सिंध की हद तक रह गई है, और अगर बाप बेटे के इख्तलाफात आ जाएंगे तो फिर मामला आगे चलेगा नहीं। और ये जो मिसाके जमहूरियत है ना, ये मैं उसके वो जब सिग्नेचर हो रहे थे, मैं लंदन में मौजूद था, तो उसकी शिफ्ट नंबर 6 थी
कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता नहीं करेंगे, और साइन करने के बाद साइन तो नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा ने किए थे, लेकिन उस फौरन उस मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे ब्रिगेडियर न्याज होते थे पार्क लेन में, उनसे मिलने चले गए, और मोहतरमा दुबई चली गई जहाँ पे उनकी मुशर्रफ से मुलाकात हुई। तो मिसाके जमहूरियत के तो आपने बकरे हिस्से बकरे होते देखे, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गए नवाज शरीफ, ये मिसाके इमरानियत है, यानी कि इमरान खान के खौफ की वजह से ये तमाम जमातें इकट्ठी हुई हैं। जरदारी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में नून लीग अक्सरियत नहीं ले सकती, ना पीपल्स पार्टी, ना JUI, उन्होंने PTI का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा ये नहीं ले सकते, तो एक मखलूक हुकूमत बनानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से अगर आप PTI को मौका देते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन का, तो मेरे ख्याल से वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो अक्सरियत ले जाएगी। जिस तरह अक्सर जिक्र होता है PTI के किरदार के बारे में या उनके रवैये के बारे में, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल काबिल जी तहसीन नहीं सिद्दीकी होती। साहब। लेकिन आपने एक एक बात अरसलान, ठीक। जब आपने देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, तो उसका कैसा पूरे पाकिस्तान में रिएक्शन आया। जलाओ, घेराओ, पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज, बैंक, हर जगह कारकुनों ने जाके जो है उसको अपना तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और कंट्रोल किया। आपने देखा कि मरियम नवाज जब नैब लाहौर में पेश होने जा रही थी, तो किस तरह जत्थे के जत्थे आए, उन्होंने नैब के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट में नून लीग ने हमला करवाया। तो इस तरह की रवायात है सियासी, हर सियासी जमात में। एक सियासी जमात को टारगेट मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। जो कौमी असम्बली के अंदर लैंग्वेज इस्तेमाल होती रही है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या नुसरत भुट्टो के लिए, तो मेरे ख्याल से तमाम सियासी जमातों को सोचना चाहिए, और पाकिस्तान के जो सियासी इस वक्त हालात हैं उसमें बेहतरी आनी चाहिए, मईशत में बेहतरी आनी चाहिए, और सबको सोच समझ के आगे चलना चाहिए। ये पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ या जो जिस तरह 9 मई को हुआ है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। अफ़वाज जो है वो हमारी बड़ी कुर्बानियाँ देती है। उनके जवान रोज़ाना इस मुल्क की, इस धरती के लिए अपने खून का नज़राना पेश करते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों को डिस्टेंस रखना चाहिए, गो के इख्तिलाफ़ात भी हों। आपको घर में भी अपने वालिद साहब से, बड़ों से इख्तिलाफ़ात होते हैं, लेकिन उसका इस तरह रवैया नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जैसे आपने अभिनंदन को वापस कर दिया था, माफ़ी दे दी थी एक, तो एक ऐसा जेस्चर आना चाहिए कि हम आगे मूव फॉरवर्ड। और ये जो इलेक्शन है ना, ये बहुत जरूरी है। देखें, अगर आईन और कानून की पामाली करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 90 दिन में करा दिए जाते, तो शायद जो आज सूरत है वो सूरत ना होती, 9 मई भी ना होता। तो अभी भी जो इलेक्शन है, नजर नहीं आ रहा कि फेयर एंड फ्री होंगे। नवाज शरीफ साहब आप देखें जलसे जुलूस नहीं कर रहे, वो जोड़ तोड़ आपका पे लगे हुए हैं। तो जोड़ तोड़ दुरुस्त। करके हुकूमतें, तो फिर थोड़ा सा दो चीजों में, एक तो अभिनंदन, और यहाँ जब अपने लोग ये सब करें इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दुश्मन से तो आप दुश्मनी एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा, ये हो जाता तो 9 मई ना होता। मैं इस पे भी आई बैक टू डिफर, इंतहाई पसंद एहतराम, कि 9 मई का फिर भी कोई जवाब नहीं बनता। जिन्होंने करना था उनकी मनसूबाबंदी कुछ और थी। खैर, अपनी राय का इजहार करते हुए और आपकी राय का एहतराम करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं जरा अनवर साहब से जान लूं। आपने बताया आपके जो जराए आपको बता रहे हैं, मैं अनवर साहब से जानना चाहूंगा। अनवर साहब, मेरे जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो जराए बता रहे हैं, ये सिलसिला जिस जिस जो जो आज जो हुआ ना जरदारी साहब का, ये मुझे पता है कि ये आज इसकी रीजन नहीं है। ये CEC की एक मीटिंग जहां एतजाज एहसन साहब को बुलाया गया और वहां चांडियो साहब ने कोई बात की, से लेके उससे पहले सेनेट के एक टिकट के मामले पर, जहां पर बिलावल साहब अपने एक वर्कर को टिकट देना चाह रहे थे और जरदारी साहब एक बिजनेसमैन को, बिजनेस टाइकून को देना चाह रहे थे। वहां पे भी इख्तलाफात थे। बिलावल साहब तब जाके इंग्लैंड बैठ गए थे, और ये इख्तलाफात भी अब जब शुरू हुए हैं, जब बिलावल साहब ने उन लोगों से राब्ते किए हैं जो बीबी शहीद के साथ माजी में रहे, और वो पीपल्स पार्टी चाहते थे उनको वापस लाना। इस पर जरदारी साहब की नाराजगी थी, ना कि किसी बयान पर। आप कैसे रीड कर रहे हैं सर ओवरऑल सिचुएशन को? दो सिचुएशंस मैंने आपको दे दी, एक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है और एक सिद्दीकी साहब की इन्फॉर्मेशन जो आपने सुनी। जी, थैंक यू सो मच अरसलान साहब। उसमें जरदारी साहब का मैंने भी इंटरव्यू देखा, सारे जिस तरह बाकी था, और बड़ा अलार्मिंग था कि फैमिली में जिस तरह ऐसे लग रहा था कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। बिलावल को उन्होंने वो कहा कि यह ना समझ आए, लेकिन मैं जो अंडरस्टैंड कर सका हूँ, वो अब वो नहीं चाहते कि भुट्टो खानदान से कोई और कुर्बान हो। एहतियात से वो करना चाह रहे हैं, आगे चलाना चाह रहे हैं कि जी हम एहतियात से आगे बढ़े, ना कि किसी के खिलाफ हम चलें, और अच्छे हम्बल तरीके से हम चलें, और इतना कॉन्फ्लिक्ट भी ना करें। क्योंकि ये जो अभी भी वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम
अब दूर हैं या हम इस दौड़ में होंगे, बिलावल प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। लेकिन जाहिर कि अभी जो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन का जो सीन अभी बन रहा है वो तो अलग है, लेकिन इलेक्शन के बाद भी आपस में पार्टियों ने कंप्रोमाइज करना है। अगर एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो दूसरी पार्टी को वो लेगी। और 172 जिस तरह बाकी अभी भी हमारे तजिया नगार बता रहे हैं कि शायद PMLN जो है इस वक्त अभी फेवरेट या हम लाडला या जो भी हम उसको वर्ड्स बोल रहे हैं वो अभी कर रही है, तो शायद उसके लिए भी ये पॉसिबल होगा। तो उन्होंने पार्टियों को, बाकियों को उन्होंने सपोर्ट लेनी है, और हो सकता है PPP भी साथ, अगर PPP कम उनके वो PMLN से वोट लेती तो वो भी साथ हो। तो इसलिए इतनी चीज़ों को बगाड़ना नहीं चाहते। लेकिन एक बात यहाँ और भी है कि जरदारी साहब जोड़ तोड़ के बड़े और मसलत पसंद हैं, और हम्बल तरीके से वो इतने खपशप नहीं डालते, लेकिन वो अपना जो काम निकाल लेते हैं, जोड़ तोड़ में वो बड़े माहिर हैं। इस वक्त जो चल रही सिचुएशन जो है PMLN की जो है वो जिस तरह MQM के साथ है, भागदौड़ उन्होंने लगाई हुई है, क्योंकि उनका है कि जी हम मैक्सिमम वोट ले लें और हम 2/3 मेजोरिटी भी ले लें अपने जो बाकियों के साथ, और हम आइन में और मजीद चेंजेस करें, ये वो हो, तो वो शायद इतना अभी पॉसिबल नहीं होगा, काफ़ी दूर होगा। क्योंकि जो हमारे PTI है, PTI पार्टी में काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं। लीडरशिप जो है वो टोटली अभी सीन से गायब है, लेकिन उनके वोटर जाहिर है कि वो हैं। इवन के ये हमारी जो बाकी जो पार्टीज़ हैं इस वक्त, मेन जो PMLN है या PPP है, वो भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनके वोटर जो हैं वो किसी और को वोट शायद ना दें। पंजाब में जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान है, और इस तरह खटक साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा बनाई है, तो वहाँ वो इलेक्टेबल तो हैं, लेकिन बाहर जाहिर है कि लोग वोट कौन डालेंगे। तो ये बड़े कन्फ्लिक्ट, एक बड़ा सवियर जो है इस वक्त चल रहा है। अक्सर लोगों का ये होता है कि अभी जो सीन जो बन रहा है उसमें ये है कि जी बिजनेस कम्युनिटी और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट या बाकी जो सो कॉल्ड हमारे जो वेल विशर हैं, जो बाहर वाले भी हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आए, जिसमें इकानमी जो है हमारी वो वापस उसी पहिए पे चले जहाँ से उतरी थी। हमारी इकानमी ठीक चल रही थी, वही नवाज शरीफ से मैं उनकी बातों से एग्रीड हूँ। प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उस वक्त की इकानमी हमारी ठीक चल रही थी। लेकिन जब उनको हटाया गया, जैसे ही उनके खिलाफ केस बने, शायद खान अब्बासी साहब आए, वो एक क्राइसिस हमारा था। उससे बाद अभी तक हमारी जो गाड़ी जो है वो लाइन पे नहीं चढ़ी। कंटिन्यूसली हम क्राइसिस में चल रहे हैं। डॉलर उस वक्त कहाँ था, अब कहाँ चल गया, और वो रिवर्स होने वाला नहीं है। PTI की गवर्नमेंट में लास्ट में भी ये था कि जी हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, किस वक्त भी डिफॉल्ट हो सकते हैं, और हम सारे रेडी थे कि अब हम खाना पीना घर में रख लें, शायद अगले दिन हमें कुछ चावल रोटी मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन PMLN जो है या ये मुश्तरका जो PDM की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कुर्बानी दी। उन्होंने जो 16 महीने की हुकूमत की है वो इजी नहीं था। उन्होंने अपनी कुर्बानी, अपनी सियासत कुर्बान करके वो आए। उन्होंने मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी थी, बिलावल जो अभी हमारे डॉक्टर साहब और बाकी साथ बता रहे थे, बिलावल की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बड़ी कामयाब पॉलिसी थी। उन्होंने काफ़ी दौरे किए। हमारे क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो कंटिन्यूसली बाहर जा रहे हैं, लेकिन बिलावल का एक इमेज जो है वो नेशनल वर्ल्ड लेवल पे एक बिलावल का इमेज जो वो बन गया, और बिलावल एक बड़ा अच्छा लीडर बन के उभरा है। ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। और हमारी जो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो फॉरेन कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस बाइल्ड हो गए। अभी ये जो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ अभी जो एस्टेब्लिशमेंट या बाकी अभी जो चल रहे हैं, ये भी उसी का सीक्वेंस है। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा कि इस वक्त कौन आएगा, लेकिन जो एक सीन चल रहा है उसमें यह है कि जी जो जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रही है कि PMLN जो है वो लीड करे, लेकिन PTI PPP को कहा गया कि जी अभी आप सेकंड नंबर पे होंगे, और जो PTI हमारी है उसके जो जाहिर के वोटर्स हैं, लेकिन उस वक्त जब इलेक्शन होंगे लोग कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, उसमें कुछ को एक कागजात जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, और कुछ जो है वो लास्ट मोमेंट पे वो अपने कागज वापस ले लेंगे। फिर 25 से 30 सीटें जो वो PTI को मिल जाएंगी, और वो जो है जिस तरह PMLN-Q या बाकी छोटी जमातों का एक रोल होता है, उस तरीके से अपना रोल प्ले करेंगी। तो ये भी एक हमारे जो चल रहा है प्रोसेस, इस वक्त जो बातें चल रही मार्केट, जो हमारी टेबल टॉक्स जब हो रही होती वो हो रही होती है। तो ये लेकिन बात ये है कि जैसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, तो उसमें डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी वो टेम्पो नहीं बन रहा। अभी तक इलेक्शन में जोड़ तोड़ तो वही लगा हुआ है, लेकिन अभी कंपेन स्टाल नहीं, अपने अपने वो लगा रहे हैं। लेकिन शायद अभी कुछ जब चीज़ें आगे बढ़ेगी तो उस वक्त ये लड़ाई झगड़े हो रही है, सारे सिचुएशन ये भी आए। अभी हमारे क्राइसिस जो इंटरनेशनल तौर पे टेररिज्म की हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हमारी डेली बेसिस पे कुछ न कुछ हो रही है, तो वो भी हमें और भी आएंगे जैसे इलेक्शन अनाउंस होगा इस वक्त इस ठीक है, तो सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। बैक मैं डॉक्टर साहब की जाने वापस जाऊंगा। एक चीज डॉक्टर साहब, वो पहले भी शायद मैं उस तरह जवाब मैं शायद नहीं ले पाया आपसे। मुझे ये बताइए सर, जो नवाज शरीफ साहब का इस वक्त ये जिस तरह से वो जो खिताब, तकारीर या बातें कर रहे हैं, ये उनका कॉन्फिडेंस है कि अब हुकूमत उनकी है, या ये उनको कोई यकीन दहानी है कि हुकूमत आपकी है? क्योंकि वो तो अब प्लान्स दे रहे हैं ना कि किस तरह ये भी ठीक कर दूंगा, वो भी ठीक कर दूंगा। गो के इलेक्शन कैंपेन्स में इसी तरह होता है।
लेकिन मुझे कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। आपके वसी तर तजर्बे की बुनियाद में जानना चाहूँगा कि ये उनका एतमाद है या उनको दिया गया एतमाद? देखिए, नवाज शरीफ आपके ना पूरे रीजन में इससे ज्यादा सीजन्ड पॉलिटिशियन और कोई नहीं है। मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अगर 3 दफा वजीर आजम रहे हैं और 3 दफा इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई रही है, और हर दफा आप ये देखिए ना, जुल्फकार अली भुट्टो की लड़ाई एक दफा हुई और एक ही दफा में जुल्फकार अली भुट्टो नॉक डाउन हो गए, और उसके बाद आमरीत के जो शिकंजा है मुल्क पे कसा गया। लेकिन इस शख्स ने ये चौथी लड़ाई लड़ी है और चौथी लड़ाई लड़ने के बाद वापस आ गया है। तो उस आदमी के एतमाद को किसी को दिलाने की जरूरत क्या है? उस आदमी के अंदर अपना एतमाद मौजूद है। और सच्ची बात यह है कि जब इससे राब्ता किया गया बाजवा की तरफ से इससे कि सर आप वापस आ जाएं, मुल्क नहीं चल रहा, आप मुल्क चलाएं, तो उसने कहा कि नहीं, आप अपनी हसरत जितनी पूरी करनी है, जितने तजर्बात करने हैं, आप कर लें। तो बाजवा ने उससे ये कहा कि फिर ठीक है, हम मार्शल लॉ लगा देंगे। तो उसने ये भी लगा लो। तो कहने का मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंट है, और जो उसने पत्ते खेले हैं उन पत्तों के मुताबिक पाकिस्तान में सूरत हाल बन रही है। तो उसके अंदर अगर एतमाद नहीं होगा तो फिर किस में एतमाद होगा? नंबर एक। नंबर दो, उसे एतमाद किसी को दिलाने की जरूरत क्या है? उसे किसी ने एतमाद नहीं दिलाया। वो खुद कॉन्फिडेंट है और उसको जमीनी हकायक का पता है। उसने ये गुज़श्ता 4 साल का अरसा है, बड़ी हिकमत के साथ उसने अपनी सियासत की है, और आज पूरा पाकिस्तान उसके हाथ में है। उसकी एक वजह तो ये है, ये जो मेरे भाई नसीम सिद्दीकी साहब हैं, एक ज़माने में हम आपस में फ्रीक्वेंट राब्ते में रहते थे, आजकल ये लिफ्ट नहीं कराते हमें। तो मुझे इनके एक दो जो इन्होंने नुकात उठाए, मुझे उन पे बात करनी है। एक बात, इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये कहा कि देखिए वो फिल बदी कोई ऐसी बात कह गए, वो कहना नहीं चाहते होंगे। मैं ये कहना नहीं चाहता अपने भाई नसीम सिद्दीकी साहब के बारे में, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी सियासत में, गुफ्तगू में, अपनी जोड़ तोड़ में, अपने मामलात में आसिफ अली जरदारी कितना कैलकुलेटेड होता है। वो कभी कोई बात ऐसे उसके मुंह से फिसलती नहीं है, और वो बड़ा कंपोज्ड होता है, उसकी लिप टाइट्स होते हैं, और उसने जो बात कहनी होती है कहता है। और मैं आपको दोहरा रहा हूं, आप लोगों ने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। मैं आपको बता रहा हूं कि बिलावल के बारे में खतरा पैदा हो गया था कि वो मसाइल पैदा कर देगा। तो और वो इस किस्म के मसाइल पैदा कर देगा जैसे पीटीआई और उसकी लीडरशिप ने पैदा किए थे। उस नुकसान से बचने के लिए आसिफ अली बिलावल भुट्टो जरदारी को पीछे किया गया है बड़ी हिकमत के साथ। और कायदे इस पे इख्तलाफ जो बनना है, अगर पीपल्स पार्टी के मामलात और ज्यादा बिगड़ते नहीं है, तो ये तयशुदा बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं बनेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, आसिफ अली जरदारी को बनना है। और यही अगले प्लान का हिस्सा है, और ये प्लान किसी और का नहीं बनाया हुआ, ये इन्हीं सियासी जमातों का बनाया हुआ है, इसी पीपल्स पार्टी का, मौलाना फजलुर रहमान। ये दिलचस्प रहेगा इस सब मामले को देखना। मैं ज़रा सिद्दीकी साहब से भी राय ले लूँ। सिद्दीकी साहब, ये जो ज़रदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी एक बात की थी, और कुछ इशारे मिल भी रहे हैं। क्या इस वक़्त कोई एक मखलूत हुकूमत दोबारा से हम देखेंगे? क्योंकि कोई भी वाज़ेह अक्सरियत 172 सीटों की बात आप कर लें, बट इट्स नॉट दैट अरसलान ईज़ी। ए अरसलान, एक बात मैं कहना चाह रहा था, आपने सवाल कर दिया। अगर मुझे आप सिर्फ 2-3 जुमलों की इजाजत दे दें तो मैं शुक्रगुजार हूंगा आपका। कहिए प्लीज़। अच्छा, बस मैंने ये कहना था कि वो भी नसीम सिद्दीकी साहब की बात है कि देखें, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अभिनंदन भी हो गया और कुछ और भी हो गया जी, फलां ने गाली दे दी, फलां ने ये पार्लियामेंट में ये कह दिया, फलां 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 नहीं। देखिए, पीटीआई ने 9 मई को पाकिस्तान की 70 दिफाई इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं, उन पे कब्जा करने की कोशिश की है, उन्हें तबाह किया है। मकसद क्या था? मकसद ये था कि आप पाकिस्तान की दिफाई इंस्टॉलेशंस के अंदर घुस जाएं, और घुसने के बाद इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए कि पाकिस्तान की फौज के अंदर एक कू हो जाए। ये प्लान था। ये प्लान बगावत है। ये सियासी अफरा तफरी अलग चीज होती है और बगावत एक अलग होती है। और आपको पता है,
जब बगावत होती है तो बस सीधा गोली मार दी जाती है। यहाँ तो फिर राइट मामलात को सर, आप आपका तो पॉइंट आ गया। मैं आपकी इजाज़त से अब ज़रा सिद्दीकी साहब से और अनवर साहब से एक-एक कमेंट ले पाऊँगा। मैं सिद्दीकी साहब, आप क्या देख रहे हैं? जो ज़रदारी साहब ने भी इशारा दिया और वैसे भी बात की जाती है, 172 सीटें, ये क्या इसी तरह को कोई हमें दोबारा से मखलूत हुकूमत एक नज़र आएगी? सब बड़ी जी, जमातें उसमें स्टे जी, जी। जी, जी। पहले तो डॉक्टर साहब से माज़रत, डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह ताला राब्ता बहाल हो जाएगा और आपको शिकायत नहीं मिलेगी। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने इंशाल्लाह। बड़ा तजिया दिया है और इसी तरह है कि ज़रदारी साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में बात की कि कोई भी जमात इस वक़्त इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो 172 सीटें ले सके, गो के पंजाब जो है वो पीएमएल-एन का गढ़ रह चुका है। फिर उनको साउथ पंजाब से, कुछ कराची से, कुछ खैबर पख्तूनख्वा से सीटें मिल जाती थी, लेकिन अब वो डायनामिक्स नहीं रहे। अब जिस तरह पीटीआई भी अपने पंजे पंजाब में गाड़ चुकी है, फिर अपना जो इस्तेकाम पार्टी आई है, उनका भी कुछ ना कुछ रोल है, इलेक्टेबल्स उनके साथ भी है। तो बिल्कुल मुझे आने वाली हुकूमत जो है मखलूत हुकूमत नज़र आती है और उसमें जिस तरह नवाज शरीफ साहब इस वक़्त कैंपेन कर रहे हैं, डेफ़िनेटली मुस्लिम लीग नून के पास ज़्यादा सीटें होंगी तो उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाएँ और वही मखलूत हुकूमत बनेगी, पीपल्स पार्टी का उसमें हिस्सा होगा। स्पीकर तो अभी तक पहले भी उन्हीं के मौजूद है और अपना मौलाना फजल रहमान का बड़ा अहम रोल है। तो आने वाले इलेक्शन जिस तरह होते नज़र आ रहे हैं उसमें कोई भी पार्टी वाक़ई अक्सरियत नहीं ले जा सकेगी और एक मखलूत हुकूमत जो है वही तश्कील दी जाएगी। कल नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, जिस तरह गद्दारी की बात अभी मेरे दोस्त, मेरे बड़े डॉक्टर साहब ने बात की है कि उन्होंने कहा कि सुबह मैं वज़ीर-ए-आज़म था और शाम को मैं हाईजैकर बन चुका था। तो इस तरह के वाक़यात तो पाकिस्तान में होते रहते हैं। नवाज शरीफ को भी दहशतगर्द, बगावत, क्या-क्या मुकदमे उनके ऊपर नहीं हुए थे। तो इन इन मराहिल से पॉलिटिकल पार्टीज़ को गुज़रना पड़ता है और इस वक़्त मेरे ख़्याल से पीटीआई भी जो है वो गुज़र रही है, लेकिन मेरे ख़्याल से इसमें से गुज़र जाएगी। 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसमें जो भी लोग उसमें अपना थे और उसके किरदार, उनको वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग मौजूद नहीं थे, उनको कम से कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। पीटीआई को एक पूरा माहौल मिलना चाहिए कि जो लोग उस दिन मौजूद नहीं थे, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, खुल के इलेक्शन लड़ सकें। किसी सियासी जमात पे पाकिस्तान के अंदर पाबंदी नहीं होनी चाहिए और सियासत का तसलसल होना चाहिए। जमहूरी राइट। ये मैं सही है सर, पॉइंट आपका आ गया। मैं ज़रा अनवर साहब से क्विकली आखिरी कुछ टाइम में जान लूँ। अनवर साहब, मखलूत हुकूमत अगर बनती है तो फिर जिस तरह हमने देखा 16 महीनों में, मसला तो और उस पे बहस हो सकती है कि अच्छी थी, बुरी थी, क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया। पर चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मलबा एक-दूसरे पे या माज़ी पे डाला जाता है। इसी तरह की अगर एक हुकूमत फिर बन गई, तो फिर क्या हमें एट द एंड कोई ज़िम्मेदार नज़र नहीं आएगा? और इल्ज़ाम एक-दूसरे को ही देते रहेंगे, तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं अवाम कर पाएँगे सही तरीके से कि अब किसको वोट दें, क्या करें? ये कोई एक बहुत अच्छी विन-विन सिचुएशन नहीं है बनती हुई नज़र आ रही। जी बिल्कुल, लेकिन अभी इशू ये है कि क्योंकि हमने देखा है कि 16 महीने का वही बात है कि कोई अपने आप काउंट नहीं कर रहा, लेकिन पब्लिक को तो पता है कि सारी पार्टीज इसमें थी। इवन के परवेज लाई का जो पीरियड है, परवेज लाई साहब ने भी अपना जो है वो पंजाब में जो चंद माह उन्होंने हुकूमत की तो उन्होंने भी काफ़ी अपना रोल प्ले किया और उसमें भी लोग उनकी भी कारकर्दगी से जांच रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। लेकिन इस दौरान 15-16 हमारी कैबिनेट बहुत बड़ी रही, सारे हर मेंबर थे, कैबिनेट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कैबिनेट का हिस्सा था। एडवर्टाइजमेंट हमारी चैनल्स पे इतनी ज़्यादा आ रही होती थी कि ऐसे लग रहा था कि सब कुछ काम सारे हो गए, लेकिन पैसा काफ़ी ज़ाया हुआ है उस कंप्रोमाइज़ में। लेकिन क्योंकि वो अपना इलेक्शन कमेन ही समझ लें कि ये सारी पीडीएम कर रही थी, लेकिन अब शायद सिचुएशन जो है, और फिर उनको पता था कि हमारा ये पीरियड थोड़ा सा है, लेकिन अब जो है नेक्स्ट, क्योंकि अगर जो भी हुकूमत आती है वो 5 साल के लिए है और जब कंबाइंड हुकूमतें होती हैं, इवन कि हम पीटीआई के देख रहे हैं कि पीटीआई अकेली नहीं थी, पीटीआई ने भी अपने साथ बाकी लोगों को मिलाया हुआ था। पीटीआई के पास भी मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन इसीलिए जो तो वो आउट हो गई कि मेजोरिटी नहीं, उन्होंने भी पीएमएल एमक्यूएम को मिलाया था, बाप थी साथ और बाकी छोटी सारी पार्टियां जो है उनके साथ मिली, तब वो हुकूमत बनी थी। लेकिन कंप्रोमाइजेस वहां भी वो हो जाते हैं। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी, अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने